आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल से समझे, सपोज करो मैंने एक कॉइन उछाला, अब उसमें ये तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो अब मैं बोलूं कि हेड्स आने की क्या चांस है इसमें, तो ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी। मैंने चांस पूछा कि हेड्स आने के क्या चांस है, यानी कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल वर्ड्स में प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ ऑकरेंस। अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया कि कॉइन उछाल रही हूं मैं और उसमें से हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सो टोटल आउटकम क्या हो गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि टोटल आउटकम कितने हो गए, 2। अब उसमें से हेड कितनी बार आ सकता है, एक आ सकता है, तो 1/2। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको एक बार अपन देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 ही होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। सो अगर मैं किसी चीज के ऑकरेंस, किसी चीज के घटित होने की अगर प्रोबेबिलिटी पूछूं, बोलूं, तो वो क्या रहेगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब आगे बोलते हैं। सपोज करो ये कोई एक इवेंट है, एक इवेंट है ए, तो अगर मैं बोलूं कि ए इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं बोलूंगी ए इवेंट के फेवरेबल में कितने चांसेस हैं और टोटल कितने इवेंट होंगे, यही होगी। अब एक चीज बोलो, अब एक चीज देखो, अगर मैं ये लिखूं ए डैश का मतलब क्या होता है, ए के अलावा सारा। ठीक है, अभी अपने को ध्यान रखना है, यानी कि ए के घटित, यहाँ पे मैं बोलूं कि ए के घटित होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या होगी कि ए के नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ए डैश का मतलब क्या है, ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन। ठीक है, अब एक चीज और देखो, रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट टू नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट इज नॉन ऑड्स। ठीक है, अब देखो अगर कोई रेशियो है, सॉरी, मैं बोलूं ये 4:5 है। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूं रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट टू नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट इज नॉन ऑड्स इवेंट। अब मैं बोलती हूँ कि ये एक इवेंट है ए, उसके फेवर में ये उसका ऑड इवेंट है। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4+5, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/9। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ये 4:5 ये ए इवेंट के होने के अगेंस्ट, ए इवेंट के होने के अगेंस्ट रेशियो है, ऑड इवेंट है, तो अब उसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/9। ठीक है, अगर उसके फेवर में है तो क्या रहेगी, 4/9, और अगर उसके अगेंस्ट में ये रेशियो दे रखा है तो फिर क्या हो जाएगी यहाँ पे 5/9। ये चीज समझ में आई। अभी ये चीज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर अपन देख लेते हैं, इसमें 21 और 22 क्वेश्चन नंबर सेट फर्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, इफ P रेशियो Q आर द ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट दे रखा है, तो ये इवेंट के फेवर में रेशियो दे रखा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज, अब
उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। सो फेवर में जो रेशियो है वो पी रेशियो क्यू दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो पी अपॉन पी प्लस क्यू। अगर फेवर में है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म अपन उठाते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पी अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे पी तो क्या हो गई, पी क्या हो गई, फेवरेबल इवेंट के होने के चांसेस, और ये टोटल आउटकम, पी प्लस क्यू क्या है, टोटल आउटकम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 और देखो, पी ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/9 देन द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। देखो अभी अपने को क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को दे रखी है 5/9। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये चीज समझ में आई। तो अब फेवरेबल आउटकम तो कितना है 5 और टोटल आउटकम है 9, तो अनफेवरेबल आउटकम कितना हो गया 9 - 5 यानी कि 4, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगेंस्ट द इवेंट देखना है अपने को, ओड्स अगेंस्ट द इवेंट। तो अगर इन फेवर ऑफ इवेंट देखते हैं तो जो फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम लिखते हैं। अब अगर अगेंस्ट द इवेंट देख रहे हैं तो अनफेवरेबल आउटकम, तो वो क्या है 4/9, ये चीज समझ में आई। अब यहां पे इसके ऑड्स पूछे तो ऑड्स क्या हो जाएंगे 4:5, ठीक है, ये चीज समझ में आई, 4:5 सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब एक कॉइन वाला अपन एग्जांपल लिया, तो अपन देख रहे थे कि कॉइन को अगर उछाला जाता है उसमें हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही होगी। टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, ठीक है। अभी अपने ये देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में ही है, ठीक है। अब जहां पे भी अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो क्या रहेगी, 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, ये चीज ध्यान रखने की है। अब आगे देखो, अगर मान लो अपन 2 कॉइन उछाल रहे हैं, ठीक है, अपन 2 कॉइन उछालते हैं, तो अब 2 कॉइन में क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं अपने पास, हो सकता है फर्स्ट वाले कॉइन में हेड आया, दूसरे वाले में टेल्स आया, पहले वाले में हेड्स आया, दूसरे वाले में भी हेड्स आया, पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड, पहले वाले में टेल्स, दूसरे वाले में भी टेल्स, ये 4 रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो टोटल आउटकम तो कितना हो गया यहाँ पे 4। अब देखो 1 बाय 1 करके इन क्वेश्चंस के अपन आंसर देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड्स आएंगे, तो देखो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम क्या आ रहा है अपना यहाँ पे 1, सिर्फ एक ही बार 2 हेड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/, टोटल आउटकम कितना है 4, 1/4, ये चीज समझ में आई। अब एटलीस्ट 1 हेड, अब एक चीज देखो, अब क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा भी आ सकता है, कम से कम एक हेड आए और एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो इसमें कौन कौन से केस कवर हो जाएंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 केस ऐसे हैं जहां पे एटलीस्ट 1 हेड होगा ही होगा, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4, ये चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। एट नो हेड, अच्छा नो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी हेड्स नहीं आए, तो ये ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन बन रही है जहां की कोई हेड नहीं आए, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिचुएशन बन रही है जहां की हेड नहीं आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। अब एक चीज और देखो, एटमोस्ट वन हेड, यानी कि
एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए, तो यानी कि उसमें जहां पे हेड नहीं आएगा वो केस भी कवर होगा। ठीक है, तो कौन कौन से केस इसमें आ गए, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और 0 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 3 केस ऐसे हैं जहां पे कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड्स होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, अब अपन कॉइन को उछालने वाली जो प्रोबेबिलिटीज है वो देख चुके हैं। इसमें 3 कॉइन केस भी आ सकता है, 4 कॉइन, तो इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। और आगे अपन देखें एक डाइस वाला केस भी देख लेते हैं कि एक डाइस को अपन रोल करते हैं तो उसमें किसी चीज के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो अगर एक डाइस को अपन डाइस में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं 6, ठीक है 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो अब टोटल आउटकम तो कितना हो गया, अगर एक डाइस को रोल आउट किया जाता है तो इसके टोटल आउटकम कितने हो गए 6, 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। और अगर मैं बोलूं कि दो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दो तो एक ही है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/3, तो दो आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। अगर मैं बोलूं कि 4 से ज्यादा आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब 4 से ज्यादा देखो कौन कौन से नंबर्स हैं, 5 और 6, दो नंबर से 4 से ज्यादा, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2 और टोटल आउटकम कितना है 6, यानी कि 1/3 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ये चीज समझ में आई। मैं बोलूं कि 6 से कम आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 6 से कम क्या है, ये पांचों नंबर 6 से कम है, तो 5/6। ठीक है, अब एक केस और लेते हैं। अगर सपोज करो अपन दो डाइस को एक साथ उछालते हैं, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो देखो पहले वाले में 1 आए, पहले वाले में 2 3 4 5 6, पहले वाले में 1 आ जाए, 1 1 1 1 1। ठीक है, इसी तरीके से अपने को पेयर बनाने हैं। वन टू थ्री 4 5 6 6 6 6 6 6 6, तो ये केस बन सकते हैं। अगर दो डाइस को एक साथ उछाला जाता है तो ये केस बन सकते हैं इतने। टोटल कितने केस हैं 36। ठीक है, अब देखो तो टोटल आउटकम तो कितना हो गया। अगर आपके एग्जाम में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझने के पर्पज से अपन इसको बना रहे हैं। तो टोटल आउटकम कितना हो गया 36। अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि दोनों डाइस पर सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों डाइस पर सेम नंबर्स कब आएंगे, हो सकता है दोनों पे 1 1 आ जाए, दोनों पे 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 और 6 6। तो कितने चांसेस है ऐसे, तो 6 ऐसे चांसेस है जब दोनों पे इक्वल नंबर आए। तो फेवरेबल आउटकम कितना 6, टोटल आउटकम 36, ये 1/6। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई कि दोनों पे सेम नंबर आएंगे 1/6। अब मैं बोलूं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों डाइस पे जो नंबर्स आएंगे उनका सम
10 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो अब ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां पे इनका सम 10 से ज्यादा है। तो देखो अगर 5 6 आए तो 10 से ज्यादा है, 6 6 आए तो 10 से ज्यादा है, 6 5 आए तो 10 से ज्यादा है, 6, ठीक है। ये 3 केस ऐसे हैं जहां पे इनका सम 10 से ज्यादा है। तो फेवरेबल आउटकम कितने 3 और टोटल आउटकम 36, 1/12। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/12, ठीक है। ये चीज समझ में आई। आगे बढ़े। अब देखो अब कार्ड्स वाले केस देख लेते हैं। कार्ड्स से तो सब लोग अवेयर होंगे कि कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं 52। अब उसमें से क्या 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 होता है, 26 कार्ड्स तो रेड कलर के होंगे और 26 ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। अब देखो जो रेड कलर के 26 है उनमें से भी 13 तो हार्ट वाले होंगे और 13 डायमंड, एंड ये भी 13 और ये भी 13। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इनमें क्या क्या होता है, एक बार इनको देख लेते हैं कि कार्ड्स कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। तो A 1 2 3, ठीक है, ये कार्ड्स होते हैं। अब मैं बोलूं कि एक कार्ड्स को फेंटने पे मुझे उसमें से रेड कलर का कार्ड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड कलर का कार्ड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम कितना है यहाँ पे, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। अब रेड कलर के कार्ड कितने हैं इसमें 26। तो रेड कलर का कार्ड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 1/2। ये चीज समझ में आई। अब अगर मैं ये बोलूं कि टोटल कार्ड्स में से रेड के निकलने, रेड किंग वाली क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड के आने वाली क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसके लिए अब रेड कितने के होते हैं, एक इसका हार्ट का और एक डायमंड का, तो यानी कि 2। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2 और टोटल आउटकम कितना हो गया 52। 1/26, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि एक के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखो अब यहाँ पे कोई कलर स्पेसिफिक नहीं किया है, ये कौन सा डायमंड का होना चाहिए, हार्ट का होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, ये भी कुछ स्पेसिफिक नहीं किया है। तो अपने को सिंपली क्या निकालने की प्रोबेबिलिटी है कि के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, किंग निकलने वाली कौन सी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसमें से, एक इसमें से, यानी कि 4 में से कोई सा भी एक किंग आ सकता है। सो फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 52, 1/13। ये चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है, उसको देख लेते हैं। ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो देखो सबसे पहले अगर कोई भी डिजिट दे रखी है, कोई डिजिट अपने को दे रखी है, उसमें अपने को पूछे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, वो 2 से डिवाइड होती है या नहीं तो आप क्या करोगे, उसको पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर अगर वो डिवाइड हो रही है तो आप बोलोगे कि हाँ 2 से डिविजिबल है। पर इसका शॉर्टकट क्या होता है कि अपन उसको देखते ही बता दें कि हाँ ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट्स अपन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 के लिए देखते हैं। तो 2 के लिए क्या होता है, अगर कोई भी डिजिट जिसका लास्ट के कोई नंबर जिसका लास्ट का डिजिट 0 4 6 8 0 2 4 6 8 हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे
1246 है, तो अब ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए इसका लास्ट का डिजिट क्या है 6। अब ये 2 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे लास्ट का डिजिट 0 हो तो भी ये 2 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे लास्ट का डिजिट 3 हो तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। करके भी देख लेते हैं अपन। 0.5, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है इससे, 621.5 आ रहा है, तो यानी कि ये इससे डिविजिबल नहीं है। तो 2 के लिए अपन क्या देखेंगे कि लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। अब देखो एक है डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल है या नहीं ये देखने के लिए अपन क्या देखते हैं कि जो भी नंबर अपने को दे रखे तो उसके जो सारे डिजिट्स हैं उनका सम कर लेंगे, और अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे ये 2, 4, 6, 8 को ही अपन देखते हैं। सॉरी, एक नंबर अपन ले लेते हैं, ये है 1, 2, 4, 6। अब ये 3 से डिविजिबल है या नहीं ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके जो डिजिट्स हैं उनको सम कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 13। क्या 13 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये नंबर ये होता तो अभी इसका सम करेंगे, 3 से डिविजिबल देखने के लिए इसको सम करेंगे, तो ये कितना आता है, ये 12 आता है। क्या 12 3 से डिविजिबल है? हाँ, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। करके देख लेते हैं। 415 बार डिवाइड हो रहा है ये, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल देखने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर दे रखा है उसके सारे डिजिट्स का सम कर लेंगे, और अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं, जो नंबर है उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे तो अब इस नंबर को अपने को देखना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो देखो इसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 4 से डिविजिबल है। अब इस पूरे को देख लेते हैं क्या, तो ये 779 टाइम्स ये डिविजिबल है 4 से। तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं ये देखने के लिए क्या करते हैं, उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को देखेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है। अब 5 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी नंबर के लास्ट की डिजिट 0 और 5 हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं 2, 3, 5, 6, इनसे अपने को एक नंबर फ्रेम करना है। ये डिजिट दे रखे हैं अपने पास 2, 3, 5, 6, इनसे एक नंबर अपने को फ्रेम करना है। तो इसके टोटल अपन कितने नंबर्स फ्रेम कर सकते हैं, इन डिजिट्स को लेके अपन टोटल कितने नंबर्स फ्रेम कर सकते हैं। तो अपन पहले ये चीज सीख चुके हैं ना, टोटल कितने करेंगे, तो इस तरीके से कर देते अपन। फोर, यहाँ पे किसी भी डिजिट को चुनने के कितने चांसेस होते हैं, 4 में से यहाँ पे 3 बच जाते हैं, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 1, 24। इनसे कितने इन डिजिट्स को यूज करके कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 4 डिजिट वाले 24। ठीक है। अब टोटल तो कितना आ गया 24। अगर मैं बोलूं कि अपने को इनका यूज करते हुए, इन डिजिट्स का यूज करते हुए 2 से डिवाइड होने वाला नंबर बनाने हैं, ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। ठीक है। अब देखो
2 से डिविजिबल होने के लिए नंबर में क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में 0 2 4 6 8 कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 2 और 6 है, तो इस लास्ट वाली पोजीशन पे आने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास, 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर अपन ने सेलेक्ट कर लिया। अब इस पोजीशन के लिए अपने पास कितने ऑप्शन है, 3, यहाँ के लिए 2 और यहाँ के लिए 1। ये चीज समझ में आई। तो ये कितना हो गया टोटल, 12। तो इन डिजिट से ऐसे नंबर्स 12 बन सकते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे नंबर्स निकालूं जो कि 4 से डिविजिबल हो, तो कितने नंबर्स ऐसे बन सकते हैं जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो देखो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, जो ऐसा नंबर बनाना है अपने को जो कि 4 से डिविजिबल हो। सो यहाँ पे 4 से डिविजिबल होने के लिए अपने को क्या देखना होता है कि उसके जो किसी भी नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल हो। सो अगर यहाँ पे मैं 23 रखूँ तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, नहीं। 32 रखूँ तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, हाँ। तो यहाँ पे मैं 3 और 2 रख सकती हूँ। ठीक है, तो एक तो ये चांस हो गया अपने पास 3 और 2 रखने का। सो यहाँ पे 3 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं। तो इन दोनों की क्या क्या कितने कितने चांसेस हैं इनके पास रखने के, एक एक। और बाकी 2 डिजिट बच रहे हैं, तो 2 में से एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन यहाँ बच रहे हैं और 1 ऑप्शन यहाँ बच रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 2। अब देखो एक अपन ने 3 और 2 रखा, क्या 3 और 5 रख सकते हैं लास्ट में, 4 से डिविजिबल होगा, नहीं। क्या 2 और 5 4 से डिविजिबल होगा, नहीं। क्या 5 3 रखूं तो क्या 4 से डिविजिबल होगा, नहीं। और क्या 5 और 6 अगर रखूं तो क्या वो 4 से डिविजिबल होगा, हाँ, वो 4 से डिविजिबल होगा। तो एक यहाँ पे अपन क्या रख सकते हैं, 5 और 6। ठीक है, सो इनके ऑप्शन क्या क्या हो गया, एक एक, और बाकी इसके एक और इसके एक, यानी कि 2 यहाँ पे और 2। ये चीज समझ में आई। आगे अगर मैं 6 5 रखूँ तो क्या वो 4 से डिविजिबल है, नहीं। तो यहाँ पे इसकी टोटल चांसेस कितने हो गए, 4 ऐसे नंबर्स बन जाएंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब अपन ने सेट्स पढ़ा है, उसके अपन ने बेसिक्स भी देखे हैं, तो एक बार उनको फटाफट रिपीट कर लेते हैं। ये 2 सेट अपने पास दे रखे हैं, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 और सेट बी दे रखा है 3 4 5। ठीक है, तो अगर इन दोनों सेट का अपने को यूनियन निकालना तो अपन क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी। तो इसका क्या मतलब होता है, इन दोनों को अपन अब यूनियन निकालने के लिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, यूनियन के लिए क्या करते हैं, इनके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे सेट में लिख लेते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ एक बार ही लेते हैं। ठीक है, यही कर रहे हैं। सो देखो क्या किया अपने, 1 2 3 4 3 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, पर इसमें एक ही बार लेंगे, एक बार तो एलिमिनेट किया अपन ने इसमें, और 5। ठीक है, ये चीज समझ में। तो ये क्या हो गया, यूनियन। अब देखो अगर इसको फॉर्मूला के रूप में देखें तो क्या लिखेंगे इसको, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ऐसे लिखूं मैं, एन ए प्लस एन बी, ये और ये इन दोनों को प्लस करके लिख दें। अगर इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, 3 4 और 3 4, दो बार 3 4 आ जाएगा, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉमन, सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट क्या होता है, यूनियन। तो यूनियन को अपने को इसको एलिमिनेट करना होगा, तो अपन इसको कैसे दिखाएं, एन ए यूनियन बी। ये चीज समझ में आई, ये अपने को याद रखनी है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे अपन ये नंबर्स की बात करें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी वही सेम वे में प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे एन की जगह अपन क्या रख सकते हैं, पी। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे 3 केस वाला है, 3 केस वाला आपको फॉर्मूला पता ही है, उसमें जो भी कॉमन है
दो दो के कॉमन को एलिमिनेट करते हैं और जो तीनों का एक कॉमन होता है उसको वापस एड बैक कर देते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिमूव हो गया है तो उसको वापस एड बैक कर देते हैं। ये चीज समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 और 30 देख लेते हैं, पर उससे पहले एक बार वेन डायग्राम्स भी अपन देख लेते हैं। वेन डायग्राम बनाना अपन ने देखा है, तो अगर मैं ये बोलूं ये ए और बी के लिए अपने को एक वेन डायग्राम बनाना है, तो उसमें सबसेट्स को दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाएंगे। अब ये तो हो गया अपना ए और ये हो गया बी। अगर मैं यहां पे बोलूं कि ए सेलेक्ट करना है मुझे, ए सेलेक्ट करना, तो ए कौन सा हो गया, ये पूरा ए हो गया, और बी कौन सा हो गया, ये पूरा बी हो गया। और इसमें ए यूनियन बी कौन सा हो गया, ए यूनियन बी, यानी कि जो ए और बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो कौन सा एरिया होगा, ये वाला। ये चीज समझ में आई। अब देखो ये ए यूनियन बी हो गया। अगर मैं ए प्लस बी करती हूं, यानी कि सॉरी, ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। कॉमन एरिया क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो ये वाला क्या एरिया है, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यूनियन, इन दोनों का यूनियन यानी कि इन दोनों का जोड़। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देती हूं तो ये वाला एरिया, कॉमन एरिया, दो बार आता है, इसलिए इसको इसमें से एक बार माइनस करते हैं। अगर मैं यहां पे ये बोलूं, इसमें मुझे ए डैश बताना है, ए डैश बताना है, ए डैश का मतलब ए के अलावा। सो इसमें अगर ये एक डायग्राम बनाया मैंने, वेन डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें ए के अलावा क्या क्या रहेगा, अब देखो ये ए है, ये बी है, ए के अलावा क्या क्या है, तो ए के अलावा ये पूरा ए के अलावा ही है, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा देंगे, ये ए के अलावा है। अगर मैं इसमें बोलूं, ए और बी अपन ने देख लिया, अगर मैं इसमें बोलूं कि बी के अलावा कौन सा है, बी डैश बताना है मुझे, सो ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब मैं इसमें बी डैश बोलूं तो बी डैश कौन सा हो जाएगा, बी के अलावा सारे, ये सब बी डैश आ जाएंगे, ठीक है। अब ये ए और ये बी, अगर मैं ये बोलूं ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी डैश यानी कि ए और बी का जो यूनियन है उसके अलावा सारा, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये ए यूनियन बी का डैश हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। अब एक टर्म समझो, अगर मैं ऐसे बोलती हूं ए माइनस बी, अगर मैं ये बोलती हूं तो इसका क्या मतलब होता है, यहां पे देख लेते हैं। अगर मैं ए माइनस बी बोलती हूं तो यानी कि ओनली ए, इस केस में ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ओनली ए। ओनली ए क्या है कि ये देखो दो चीज़ें यहाँ पे, ये ए है, ये बी है। अब ये कुछ एरिया है जो ए और बी दोनों का कॉमन है, तो ओनली ए का क्या मतलब होगा, सिर्फ ये वाला एरिया जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, तो ए माइनस बी का क्या मतलब हो जाएगा, ओनली ए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 और 30। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी
प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की क्या प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली व्हेन। अब देखो अपन ने क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पे देखा था ना अपने, बता दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी को जोड़ना है, उसमें से इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन एरिया है वो 2 बार जुड़ जाएगा, तो उसको एक बार अपने को रिमूव भी करना है यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज समझ में आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी। अब देखो, अब अपने क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन वो किसकी इक्वल है? वो सिर्फ इन दोनों की इक्वल है, यानी कि ये तो उसमें है ही नहीं, यानी कि उसमें कोई कॉमन एरिया ही नहीं है। दो ए और बी में कोई कॉमन एरिया ही नहीं है, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक दूसरे के इंक्लूसिव नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑप्शन डी। ये चीज समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30। For any two events A and B, P is equal to, सॉरी, ए और बी 2 इवेंट्स हैं, उनमें अब अपने को राइट ऑप्शन चूज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, अब ए माइनस बी अभी मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, ओनली ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नहीं, अभी एक चीज देखो, ये ए हो गया, ये बी है, ठीक है, वापस बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है। अब अगर मैं ए माइनस बी बोलूं तो इसका क्या मतलब होता है कि ओनली ए, ये वाला, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो कि कवर नहीं है। सो ओनली ए निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा कि पूरा ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूरा ए होगा, उसमें से ये जो कॉमन एरिया है वो हटा दिया मैंने। सो इसमें से क्या करूं, हटा दिया। कॉमन एरिया क्या होता है, अब ये कॉमन एरिया का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज समझ में आई। सो अभी अपने ऑप्शन अब देखते हैं अपन, पी ए माइनस बी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नहीं ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या, नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये चीज समझ में आई, ठीक है।